के बाद अब बिहार, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की करेंगे, जहां पर अभी तक वोटिंग औसत हो रही है, यानी बहुत ज्यादा वोटिंग नहीं, वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, बिहार में 3 बजे तक जो जानकारी मिली है करीब 52% वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में भी औसत वोटिंग हो रही है, जबकि महाराष्ट्र में 3 बजे तक सिर्फ 46% वोटिंग, यानी 50% भी नहीं। तो वोटर का मूड क्या है, यह जानने के लिए हम अलग अलग जगहों पर जो हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं उनके पास चलेंगे और जानेंगे कि आखिरकार बिहार, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की जनता का मूड क्या है और आखिरकार पोलिंग परसेंटेज ज्यादा होने की जो उम्मीद की जा रही थी, ऐसा है क्यों नहीं इन इलाकों में। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, बिहार, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से जो अभी तक वोटिंग परसेंटेज को लेकर जानकारी है, बहुत ज्यादा अच्छे आंकड़े नहीं है। बिहार की अगर बातचीत कर लें, 3 बजे तक करीब 52% वोटिंग हुई है। शिव पूजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भागलपुर से हैं, सीधे शिव पूजन का रुख करते हैं। शिव पूजन, 2 बातें, एक तो यह कि बहुत ज्यादा अच्छा वोटिंग परसेंटेज नहीं है, सिर्फ 52% के आसपास। क्या आपके हिसाब से आखिरी आंकड़ा हो सकता है और वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा क्यों नहीं, एक तो बात ये। दूसरी बात ये कि आज की अगर लड़ाई को देखें, जिन 5 सीटों की बातचीत कर ले, सीधे तौर पर नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी को लेकर यह चुनाव है जनता के बीच में, माने ऐसा हम। बार बार ये कहा भी गया कि डबल इंजन की सरकार है, इस बाबत काफी काम हुआ है। बिहार में ये पोल प्लैंक रहा है एनडीए का, लेकिन महागठबंधन बार बार यही कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार जरूर है, लेकिन एक इंजन दूसरी तरफ खींच रहा है और दूसरा इंजन पीछे की तरफ खींच रहा है। बहरहाल बहुत सारे हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, एक मॉडल बूथ पर है, पहले हम आपको दृश्य दिखाना चाहते हैं। मॉडल बूथ का जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं, फवारा है, थोड़ी सी आज गर्मी यहां पर है, चिलचिलाहट है, इस बाबत दोपहर के वक्त में वोटर्स कम निकले, लेकिन अब जैसे जैसे शाम होने को आई है, बहुत बड़ी संख्या में लोग निकले हैं मताधिकार का इस्तेमाल करने। बहुत गर्व से आप दिखा रहे हैं, आपके लिए मुद्दे क्या थे? विकास का मुद्दा, स्मार्ट सिटी से बनाया गया, कहा गया, स्मार्ट हुआ क्या? जी, स्मार्ट हो गया शहर आपका, और सबसे प्राचीनतम शहरों में रहा है भागलपुर। जो 6 जनपद होते थे उसमें इसका जिक्र था, लेकिन समय के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको लगता है कि विकास इसका अवरुद्ध रहा, जिस वजह से कि लोग खामियाजा भुगते। सिल्क सिटी कहा जाता है। पहली बात तो हमने वोट किया है राष्ट्र को देख के, और हमारे भागलपुर में कुछ और विकास बाकी है जो होना चाहिए। आपके लिए क्या मुद्दे थे चुनावी? देखिए, मुद्दा यह होता है कि हर बार भागलपुर जीतता है, लेकिन दिल्ली में दूसरे सरकार हो जाते हैं, या यहाँ अगर हम हारते हैं तो दिल्ली में दूसरा सरकार रहती है। इस बार एक मौका बना है, ये विडंबना है। इस बार यहाँ सांसद हमारी, मुख्यमंत्री हमारी, प्रधानमंत्री हमारी, यही मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और ये परंपरागत सीट रही है भाजपा की, लेकिन छिटक करके जदयू में चली गई। इस बार ऐसा कह सकते हैं कि जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला हुआ उसके तहत उससे कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? जी नहीं, ये प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, वो तो अलायंस है। और जो ऊपर बैठे हैं सरकार, युवाओं के लिए जो सोच रहे हैं, आने वाले पंचवर्षीय में वो दिखाएंगे कि युवा कितना ग्रोथ के साथ उभर के। महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं? जी, सुरक्षित महसूस करती हैं। यस, सुरक्षित महसूस करती हैं। ये जनता भागलपुर की परंपरागत सीट थी भाजपा की, जदयू के पाले में चली गई ये सीट, और जदयू का ये मानना है कि भाजपा के जो कोर वोटर्स हैं वो उनके तरफ जो है झुकेंगे, उनके तरफ उनका रुझान होगा। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन कांटे की चुनौती यहाँ, आपने पहला सवाल किया था वोटिंग परसेंटेज को लेकर के, तो बहुत उत्साहवर्धक भागलपुर का नहीं है, लेकिन बाकी जगह से जो तस्वीर निकल करके आई है वहां से हम कह सकते हैं कि उत्साहवर्धक है। प्रशासन एक कमेंट में आपका भागलपुर की लड़ाई पर भी ले लूं, उसके बाद मैं छत्तीसगढ़ का रुख करूंगा। भागलपुर में पहले शाहनवाज हुसैन थे, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, बीजेपी के उम्मीदवार यहां से खड़े होते रहे हैं। शाहनवाज हुसैन हार गए थे, इस बार सीट शेयरिंग फॉर्मूले में ये जेडीयू के हिस्से में चली गई। मंडल बना मंडल, क्योंकि दोनों ओर से जो उम्मीदवार हैं वो मंडल ही है, बोलो मंडल है, और जेडीयू ने अजय कुमार मंडल को अपना प्रत्याशी बनाया है। जनता के मूड को अगर देखें, 5 सीटों पर आज बिहार में वोटिंग हो रही है, 5 जेडीयू के हिस्से में है। जनता का मूड क्या कह रहा है, क्या आप समझ पा रहे हैं समीकरण? बिल्कुल, मैं जनता से जानने की कोशिश करूंगा। 2 मंडल हैं चुनावी मैदान में इस बार, लोगों को लगता है कि थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, जाति समीकरण थोड़ा बिगड़ सकता है। नहीं, लोग मोदी जी को देख रहे हैं
और जात पात। वोटिंग ये सोच करके हो रहा है कि केंद्र में किसकी सरकार बने। जी, हमें मोदी जी को मजबूत करना है। हम सब मोदी जी को मजबूत करने आए हैं, यहाँ पे प्रत्याशी को नहीं देख रहे हैं। केंद्र को देख करके वोटिंग कर रहे हैं या फिर आपको लग रहा है स्थानीय मुद्दे हावी हैं? और स्थानीय मुद्दा कोई है ही नहीं सर, बिल्कुल केंद्र को देख के और अपना एक ही आदमी को देख के अपने लोग तो वोटिंग कर। नीतीश कुमार का जो काम रहा 13 वर्षों में, आपको लगता है कि वो उनके फायदे में जाएगा? एकदम फायदे में जाएगा। हमें विकास चाहिए, हमें विकास के लिए हम लोग वोट कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी तो बना, लेकिन ये नहीं स्मार्ट सिटी बनाना है, एकदम बनेगा, हम लोग को विकास होगा। भरोसा है, आपने सुना, लोगों को भरोसा है स्मार्ट सिटी जरूर बनेगा। लेकिन दर्शकों को बता दें कि सबसे पुराने शहरों में से एक शहर रहा है भागलपुर। इसे अंग प्रदेश कहा करते थे, 6 जनपद का एक हिस्सा था। लेकिन दुर्दशा देखे कि सिल्क इंडस्ट्री यहाँ की थी, पूरी तरह से चरमरा गई। उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत सारा काम बाकी है अभी। ठीक है, चलिए शिवपूजन मैं आपके पास लौट कर आता हूं। 2 और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। संजय शेखर राजनांदगांव से हैं, छत्तीसगढ़ से, और साथी अभिषेक शर्मा नांदेड़ से हैं, महाराष्ट्र से। संजय, मैं आपके पास आता हूं। पहले राजनांदगांव पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का इलाका है। क्या कुछ पोलिंग परसेंट को लेकर जानकारी और जनता का मूड आपको क्या समझ में आ रहा है? संजय, आवाज आ रही है आपको? तो चलिए संजय तक हम पहुंचेंगे। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपको आवाज आ रही है मेरी? अभिषेक, आवाज आ रही है आपको क्या? जी बिल्कुल, जी आ रही है। अभिषेक, एक हाई प्रोफाइल सीट पर है आप, नांदेड़। अशोक चौहान यहां से हैं। कैसी फाइट? क्योंकि अधिकतर तो यहां पर दबदबा कांग्रेस का ही है। हमने अशोक चौहान को सुना भी अब से थोड़ी देर पहले कि किस तरीके से उन्होंने जीत के दावे किए। यह भी दावा कर दिया कि मोदी सरकार वापस नहीं आने वाली है। पोलिंग परसेंट को लेकर और जनता के मूड को लेकर क्या कुछ आपने समझा, वो बताइए सबसे पहले। राकेश, देखिए बिल्कुल, जैसा देखिए हर कोई उम्मीदवार ये जरूर कहता है कि मेरी जीत सुनिश्चित है और जीत जरूर जाऊंगा। लेकिन यह साफ है कि यहाँ पर लड़ाई त्रिकोणीय लड़ाई है। इस बार आसान राह नहीं है अशोक चौहान की, जो यहाँ के सिटिंग एमपी हैं। कारण साफ है कि यहाँ पर उनका खेल बिगाड़ने के लिए वंचित विकास आघाड़ी, जो प्रकाश आंबेडकर की पार्टी का चुनाव यहाँ पर लड़ रहा है, उनका खेल इसे बिगाड़ सकता है। दूसरा जो है, बीजेपी के जो उम्मीदवार इस बार जो बताया जा रहा है, प्रताप राव चिखलीकर, वह काफी अच्छे नेता बताए जाते हैं। यानी वह भी एक जमाने में अशोक राव चौहान के शिष्य हुआ करते थे। यानी यहां पर गुरु और शिष्य की लड़ाई हो रही है और उसमें खेल बिगाड़ने के लिए विकास आघाड़ी के जो प्रकाश आंबेडकर पार्टी के, वह भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ मतदाता ही है, हम इनसे पूछ लेते हैं आखिरकार यहां पर किस आधार पर आप लोग वोट कर रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? इस बार जो वोटिंग का जो माहौल जो है, मेरे हिसाब से जो देखा जाए तो गवर्नमेंट के थोड़े बहुत एंटी कंपनसेशन भी, जैसा जीएसटी नोटबंदी का भी है। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने जो भी काम किया है किसानों के लिए बोलिए या गरीब घरों के लिए जो गैस सिलेंडर, इसका इफेक्ट भी इस वोटिंग पे होगा। लेकिन लोकल अगर नांदेड़ के लिए अगर अब देखा जाए तो हो सकता है यहाँ पे एंटी कंपनसेशन के चांसेस ज्यादा है। क्यों तो हर बार जो है अशोक राव चौहान, क्यों तो अशोक चौहान साहब ने बहुत कुछ काम किया है, लेकिन लिमिटेड ओनली फॉर नांदेड़ सिटी, मुदखेड़ और अर्दापुर। लेकिन बाकी के जो तालुके जो है, फॉर एग्जांपल देगलूर हो गया, बिलोली हो गया और मुखेड़ हो गया, ये जगह पे वो लोगों ने जितना होना चाहिए उतना वो डेवलपमेंट उन्होंने नहीं किया है। हो सकता है इस वजह से उनको ये जो यानी मतदार संघ है, यहाँ से उनको माइनस हो जा सकते हैं। माइनस जा सकते हैं, यानी संकेत आप अलग दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे, आपने वोट किया, किस आधार पर आपने एक मुद्दे लेकर आपने वोट किए हैं? बात करें तो बहुत अच्छे तरह से मतदान हो गया है और जो जीएसटी लागू करे वाला है वो भी बहुत अच्छा हो गया है। नोटबंदी का भी बहुत अच्छे तरह से कर दिया है उन्होंने। इस वजह से तो इन तमाम मुद्दों को लेकर कैसे थे आपने वोट किया? आपने भी वोट किया, क्या मुद्दे लेकर आपने वोट किए? बस प्रोग्रेस, आगे अपने को जो फायदे में रहेगा वो हिसाब से हमने वोट किया है। क्योंकि ये तो बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है, कोई भी वन साइड नहीं होगा। बीजेपी भी उतनी स्ट्रांग है और कांग्रेस ही उतनी स्ट्रांग है। यानी टक्कर काफी कड़ा दिख रहा है। आप काफी कांटे के, वन साइड तो होने वाला है नहीं। आप क्या कहेंगे, क्या आधार लेकर आपने वोट किया है? विकास नांदेड़ का, बस
यही आदर है। विकास यानी देखकर राकेश तमाम तो लोग यहाँ पर हैं, उनका कहीं कहीं देख सकते हैं किस तरह से मिलीजुली प्रतिक्रिया है। और जाहिर सी बात देखिए, यहाँ पर सांसद अशोक चौहान यहाँ पर जो वर्तमान में सांसद है नांदेड़ से, और जरूर यहाँ की अगर पॉपुलेशन की बात कर, चूंकि मराठा क्षेत्र है और दूसरा तरफ जो बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार है वो भी मराठा ही है, और करीबन यहाँ पे 60% के आसपास मराठा आबादी है, यानी मराठा वोटर्स हैं। और उसके अलावा यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स भी है, दलित वोटर्स भी है। इसलिए कहीं कहीं इस बार समीकरण जो है वह इतना आसान रहा, कह सकते हैं, अगर साफ शब्दों में कहें अशोक राव चौहान के लिए तो उतनी आसान रहा नहीं। लेकिन हाँ, लड़ाई काफी दिलचस्प है। जो आमने सामने लड़ाई हुआ करती है, दो तरफा लड़ाई नहीं है, त्रिकोणीय लड़ाई है। तीन लोग मैदान में खड़े जो है वह 3 लोग मैदान में है। जो 23 मई को चुनाव नतीजे आएंगे, किस तरफ यह पूरा वोट का जो है गणित कहां जाएगा वह देखना होगा। लेकिन हाँ, इस बीच आपको ये भी बता दूं कि महाराष्ट्र में वोटिंग काफी अच्छी हो रही है। इस नांदेड़ की बात करें, 3 बजे तक जो सरकारी आंकड़ा आया है, यानी चुनाव आयोग का 50% से अधिक का वोटिंग हो चुका है। यानी इस तरह से अगर हम देखें तो 5 बजे तक जो अभी कुछ चंद समय बचे हुए हैं, अभी भी देख रहे हैं लगातार यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, लोग यहाँ मौजूद है। उससे हम समझ सकते हैं करीबन यह आंकड़ा 65% के आसपास जा सकता है। ओवरऑल जो महाराष्ट्र में जो 10 सीटों में चुनाव हो रहा है, अगर हम उसकी बात करें आपको, तो महाराष्ट्र में अब तक करीबन 3 बजे तक जो सरकारी आंकड़ा आया है, 50% के आसपास जो वोटिंग पूरे महाराष्ट्र में अब तक देखने को मिली है। लेकिन इन सभी जगहों से सबसे अधिक वोटिंग जो हुई है महाराष्ट्र की इस नांदेड़ में हुई है, जहां से मैं आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूं, दिखा रहा हूं कि अब तक करीबन 50% से ऊपर इस नांदेड़ में वोटिंग 3 बजे। ये अच्छी बात भी है अभिषेक, ये अच्छी बात भी है। लोकतंत्र में वोटिंग का जो परसेंटेज है वो जितना ज्यादा अच्छा हो, जितनी ज्यादा लोगों की सहभागिता हो, वो बेहतर है एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। चलिए आपके पास हम लौट कर आएंगे। संजय शेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनांदगांव से। संजय, बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है, इसलिए कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का ये पूरा इलाका है। किस तरीके का मुकाबला आप यहां पर देख रहे हैं? पोलिंग परसेंट को लेकर क्या जानकारी आपके पास? चलिए, एक बार फिर से कुछ तकनीकी दिक्कतें हो जा रही हैं संजय तक पहुंचने में। शिवपूजन, आपके पास मैं एक बार फिर से आता हूं, और जो एक सवाल मेरा रह गया था जिसका जवाब, 5 सीटों पर मतदान है और 5 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं सीट शेयरिंग फॉर्मूले के हिसाब से। तो सीधे तौर पर मान लें कि नीतीश कुमार को लेकर बहुत ज्यादा कुछ दांव पर, क्योंकि सारी सीटें जिताने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर अब नीतीश कुमार की है इस फेज में, तो कम से कम। और इसी बाबत नीतीश कुमार पिछले 10 दिनों से लगातार कैंप कर रहे हैं, मधेपुरा में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। और खास करके इस क्षेत्र में लगातार हमने देखा कि हेलीकॉप्टर के जरिए 3-3, 4-4 रैलियां नीतीश कुमार लगातार कह रहे थे। नीतीश कुमार को भरोसा है कि चूंकि केंद्र में मोदी सरकार की जो छवि है वो छवि, और चूंकि स्वच्छ छवि नीतीश कुमार की खुद है यहाँ बिहार में, ये छवि बहुत कुछ मदद करेगी एनडीए को। इस पर बहुत कुछ नीतीश कुमार का इस चुनाव में दांव पे लगा हुआ है, क्योंकि सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो हुआ 17-17 का, इस भाजपा के कई कद्दावर नेताओं को नागवार गुजरा, वो बहुत खुश नहीं थे। शाहनवाज हुसैन की भी हम बात कर लेते हैं। शाहनवाज हुसैन ये उम्मीद लगाए हुए थे कि शायद यहां से भागलपुर से उन्हें ही टिकट मिलेगा, लेकिन ये सीट जदयू के पाले में चली गई, उनका टिकट कट गया। इससे खासा नाराज हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा के जो कोर वोटर्स हैं वो जदयू के कैंडिडेट यानी अजय मंडल के पक्ष में वोट करते भी हैं या नहीं। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती है नीतीश कुमार। एक छोटा सा सवाल शिवपूजन, और एक छोटा सा सवाल और, क्योंकि पिछले बार के 2014 के अगर चुनावी नतीजों को देखें तो कहीं भी कमल खिला नहीं था इन 5 सीटों पर। जो आंकड़े थे, 2 कांग्रेस को सीटें मिली थी, एक एनसीपी को, एक जेडीयू को। तो एनडीए का खाता खुले तो ये भी जिम्मेदारी एक तरीके से इस फेज में वो पूरी तरीके से जेडीयू पर भी है, और इसीलिए शायद आप जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने पूरा जोर लगाया है इस फेज में ताकि उनके पक्ष में रिजल्ट आए। हाल के दिनों में आपने देखा था कि इस तरीके से प्रचार प्रसार का स्तर बुरी तरह से नीचे गिरा था। मैं बात कर रहा हूं बयान सिद्धू की, जो उन्होंने खासतौर से कहा था कि 64% आबादी है मुसलमानों की, एकजुट होकर के वोट देगा तो मोदी को इस देश से उखाड़ करके फेंक दिया जा सकता है। भाजपा ने इस पर काफी तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी, उस पर केस करने की बात हो रही थी और इलेक्शन कमीशन उसका शायद कॉग्निजेंस लेकर के। लेकिन ये जो कथन था सिद्धू का, इसके पीछे मूल कारण यही है कि ये इस पूरे के पूरे इलाके में प्रिडोमिनेंटली कई ऐसे पॉकेट्स हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड पॉकेट्स हैं और उनके वोट को साधने की कोशिश हो रही है। ठीक है, चलिए संजय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुक करते हैं। संजय, राजनांदगांव में है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का पूरा इलाका, किस तरीके की फाइट आप यहां पर देख रहे हैं और साथ ही पोलिंग परसेंट को लेकर क्या जानकारी? देखिए, जहां तक पोलिंग परसेंट का सवाल है, अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार करीब 67% वोट हो चुका है। अच्छी वोटिंग हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि टोटल आंकड़े जो आएंगे तो करीब 70% से ज्यादा का होगा, क्योंकि 3 बजे तक के ही जो ऑफिशियल आंकड़े थे वो 59% था, 59%।
जहां तक आपने पूछा जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह, उनकी स्थिति का, तो इस बार मोटे तौर पे न केवल राजनांदगांव बल्कि कांकेर में भी और महासमुंद में भी मोदी के नाम पर वोट मांगे गए हैं। मोदी ही सबसे बड़ा फैक्टर था। हालांकि राज्य सरकार, यहाँ की जो मौजूदा राज्य सरकार है, भूपेश बघेल, उन्होंने स्थानीय मुद्दों को हवा देने की कोशिश की। जो उन्होंने काम किया है विशेष तौर पे, जो किसानों की ऋण माफी का मसला हो, चाहे वो धान के बोनस देने का मसला हो, उसको हवा देने की कोशिश की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास एकमात्र जो मुद्दा था वो मोदी का चेहरा और केंद्र सरकार की उपलब्धियां, उसी को लेकर के गए हैं। राज्य सरकार की जो उपलब्धियां रही है उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह की प्रतिष्ठा जरूर दांव पर लगी हुई है, क्योंकि अगर ये सीट लूज करते हैं, क्योंकि यहीं पे डॉक्टर रमन सिंह का गृह ग्राम भी है, यहीं से वो आते हैं, यहाँ से प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, यही उनका विधानसभा क्षेत्र है, तो ये सीट उनके लिए जीतना निश्चित तौर पर प्रतिष्ठा का प्रश्न है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रमन सिंह के लिए कितना महत्वपूर्ण है चुनाव जीतना? ये तो उनका गृह ग्राम है, तो उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण ही है जी। और उनकी इज्जत दांव पर लगी हुई है और निश्चित है कि वो